नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 सीटों और उत्तराखंड तथा गोवा में विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतदान जारी। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी से बचाव के आवश्यक उपाय किए। मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 सहित 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। कोरोना संक्रमण में गिरावट को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल आज से फिर खुले। देश भर में 172 करोड़ 81 लाख कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में 500 बिस्तर वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC अस्पताल की आधारशिला रखी। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 53वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, केरल से आजाद हिंद फौज की उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसे अंग्रेजों ने मात्र 26 वर्ष की आयु में फांसी दी थी, जो मलाया में गुप्तचर एजेंट का प्रशिक्षण लेने के बाद 1942 में भारत आए थे ताकि ब्रिटिश योजना और सेनाओं की गतिविधि की जानकारी ली जा सके। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। केरल से आजाद हिंद फौज के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसे अंग्रेजों ने मात्र 26 वर्ष की आयु में फांसी दी थी, जो मलाया में गुप्तचर एजेंट का प्रशिक्षण लेने के बाद 1942 में भारत आए थे ताकि ब्रिटिश योजना और सेनाओं की गतिविधियों की जानकारी ली जा सके। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर से सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण तथा गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और गोवा में मतदान सुबह 7 बजे से तथा उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। तीनों राज्यों में शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। 1 करोड़ 8 लाख पुरुष और 94 लाख महिला मतदाता आज दूसरे चरण के 69 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 586 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस चरण में 23,404 मतदेय स्थल हैं
और 252 आदर्श मतदान केंद्र और 127 समस्त महिला मतदान कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इस चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह, धर्म सिंह सैनी, वर्तमान मंत्री सुरेश खन्ना, बलदेव औलख, गुलाब देवी और बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया एरन शामिल हैं। इस चरण में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और संभल में वोट डाले जा रहे हैं। आज जिन 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव में उनमें से 38 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गोवा में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 26 महिलाओं सहित 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं पणजी में मौजूद हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार लाल से। जी कृष्ण कुमार जी, मतदान शुरू हुए 1 घंटे से अधिक समय हो चुका है, मतदाताओं में कैसा उत्साह दिख रहा है? विमलेंदु, मैं इस समय पणजी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 18 के नजदीक हूँ। गोवा का मौसम काफी सुहाना है। मतदान शुरू होने के पहले ही मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक दिख रही है। विमलेंदु, वैलेंटाइन डे के दिन मतदान को लेकर युवा काफी उत्साहित हैं। पहली बार जो वोट डालने आए हैं वे काफी खुश दिख रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी मतदान केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर एक मतदान केंद्र पर औसतन 672 मतदाताओं के लिए वोट डालने की व्यवस्था की गई है। 100 से अधिक वैसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां केवल महिलाएं ही वोट डाल सकती हैं। 40 मॉडल मतदान केंद्र और 105 पिंक पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। विमलेंदु जी, इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से किस तरह अलग दिख रहा है? विमलेंदु, 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार का गोवा विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है। कोविड काल के दौरान पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसे देखते हुए मतदान प्रक्रिया के दौरान विशेष सावधानी बरती जा रही है। 80 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि एक स्थान पर मतदाताओं की संख्या अधिक न हो। विमलेंदु, गोवा में इस बार का राजनीतिक परिदृश्य भी बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस पहली बार चुनाव मैदान में है। टीएमसी का गठबंधन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक के 40 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में है। दूसरी बार गोवा विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 39 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। शिवसेना और एनसीपी के 23 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का इस बार फैसला होगा। विमलेंदु, धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार लाल। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी से बचाव के आवश्यक उपाय किए हैं। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि वे आज के मतदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इन क्षेत्रों के मतदाताओं का आह्वान किया कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के लोगों से कहा है कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि केवल स्थिर और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार राज्य में विकास सुनिश्चित कर सकती है। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों के लिए 63 महिलाओं सहित कुल 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं उत्तराखंड में मौजूद हमारे संवाददाता राघवेश पांडे से। राघवेश, मतदान के बारे में आपके पास क्या खबर है? देखिए, 8 बजे मतदान शुरू हुआ है पूरे प्रदेश भर में 70 विधानसभा सीटों के लिए। और बात की जाए तो यहाँ पर कुछ विशेष मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जिनमें दिव्यांगों के लिए अलग मतदान केंद्र है, वहाँ भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और जहाँ इनको ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया गया है कि मतदाताओं के ये प्रत्याशियों के नाम ईवीएम में लगाया गया ताकि वो ब्रेल लिपि के माध्यम से देख करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मतदान कर सकें। साथ ही साथ जो मतदान केंद्र पर लोग आ रहे हैं उनको मास्क सैनिटाइज किया है, उनको उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसके बाद मतदान के लिए आगे भेजा जा रहा है।
तो अभी चूंकि शुरुआत है, बहुत कम संख्या में मतदाता आ रहे हैं और जिस मतदान के खड़ा हूँ यहाँ पर 150 दिव्यांग मतदाता हैं जो मतदान आ रहे हैं। जी धन्यवाद राघवेश इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के अकबरपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे पंजाब के जालंधर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद, लखीमपुर खीरी और फतेहपुर में जनसभाएं करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 सीटों और उत्तराखंड तथा गोवा विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतदान जारी। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी से बचाव के आवश्यक उपाय किए हैं। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 सहित 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। कोरोना संक्रमण में गिरावट को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल आज फिर से खुले। देश भर में 172 करोड़ 81 लाख कोविड टीके लगाए गए और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में 500 बिस्तर वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC अस्पताल की आधारशिला रखी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 का सफल प्रक्षेपण किया। इस यान से 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इसरो के अध्यक्ष CS सोमनाथ ने कहा है कि प्रक्षेपण सफल रहा है और इसके सभी 4 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस सफलता के लिए PSLV टीम का आभार व्यक्त किया। Good morning to all. It's totally a different way of saying good morning to our beloved country early morning itself with the successful mission of PSLV-C52 EOS-04. What we have accomplished today is really marvelous. All the 3 satellites EOS-04, InspireSat as well as INS-2TD have been injected as precisely as possible into their desired orbits. I express my sincere gratitude to all the team members as well as their family members for accomplishing this mission flawlessly. My best wishes to all the satellite teams for excellent and wonderful years ahead in orbit. मिशन के बारे में हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। PSLV-C52 ने 1710 किलोग्राम का EOS-04 रडार इमेजिंग उपग्रह कक्षा में छोड़ा। इसका डिजाइन उच्च क्वालिटी के चित्र लेने के लिए तैयार किया गया है। यह उपग्रह हर मौसम में काम करेगा और कृषि, वानिकी, बागान, मृदा नमी, जल विज्ञान और बाढ़ प्रबंधन में मदद करेगा। यह धीरे धीरे सूर्य की समकालीन ध्रुवीय कक्षा में पहुंचाया जाएगा। सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कई राज्यों में आज से स्कूल, कॉलेज फिर से खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी आज से प्राइमरी स्कूलों में कक्षाएं लगेंगी। केरल में कोरोना संक्रमण में आई गिरावट को देखते हुए 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज से स्कूल, आंगनबाड़ी और नर्सरी की कक्षाएं फिर से शुरू हो रही हैं। इस दौरान कोविड मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उधर दिल्ली में आज नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं। पहले चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पिछले सोमवार को स्कूल फिर से खोले गए थे। इस दौरान कोविड से बचाव के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कुल 8004 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कल 1197 मरीज स्वस्थ हुए तथा 12 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 14,211 कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। महामारी से कल 13 लोगों की मौत हो गई। इस बीच कल गुजरात में 78,107 कोविड रोधी टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 10 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक 172 करोड़ 81 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.55% हो गई है। तमिलनाडु में कल कोविड के 2,296 नए मरीजों का पता चला। राज्य में 8,229 मरीजों को कल संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई।
तेलंगाना में कल 429 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमितों में से 142 लोग बृहद हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र से हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के 500 बिस्तर वाले एक अस्पताल की आधारशिला रखी। यह अस्पताल 500 करोड़ रुपए की लागत से 8 एकड़ भूमि पर बनेगा। इस अस्पताल से गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी के तकरीबन 6 लाख कामगारों को इलाज की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर श्री यादव ने केंद्र और राज्यों के सहयोग से संचालित ईएसआईसी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों के लिए समान वेतनमान नीति अपनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अलवर में भी ईएसआईसी का एक चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अकम्मा चेरियन को याद करते हैं, जिनका जन्म 14 फरवरी 1909 को त्रावणकोर में हुआ था। पेशे से वो शिक्षिका थीं, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। गांधी जी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की उपाधि दी थी। अगस्त 1938 में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस ने एक प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसे त्रावणकोर के दीवान ने दबा दिया। बड़ी संख्या में लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और कई राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अकम्मा चेरियन, जो उस समय केवल 29 वर्ष की थी, इस कठिन समय में एक साहसी नेत्री के रूप में उभरी। उन्होंने जेल में बंद नेताओं को रिहा करने और त्रावणकोर में एक जिम्मेदार सरकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए। देश भर के लोगों ने अकम्मा चेरियन के अदम्य साहस की सराहना की। अकम्मा ने एक महिला स्वयंसेवी सैन्य दल देश सेविका संघ का आयोजन किया। 24 दिसंबर 1939 को उन्होंने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। रिहाई के बाद वो त्रावणकोर कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वागत किया। अकम्मा को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो रुकी नहीं और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद अकम्मा त्रावणकोर से विधानसभा के लिए चुनी गईं। 1967 में अकम्मा ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन का सार प्रस्तुत करते हुए लिखा, शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल किरदार हैं, लेकिन मेरे लिए ये जीवन एक लंबा संघर्ष है। रूढ़िवादी व्यवस्था, सामाजिक अन्याय और स्त्री पुरुष भेदभाव के खिलाफ। अकम्मा चेरियन ने 5 मई 1982 को अपनी मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं।
जगातील शास्त्रज्ञ आणि काही भारतीय शास्त्रज्ञ असं म्हणत असतात की या 21व्या शतकामध्ये अन्नधान्य आणि पाण्याची टंचाई यांची तीव्रता या देशाला जाणवेल आणि या शतकाच्या अखेरीला कित्येक लोक भूक बळी पडलेले असतील, पड़त रहती आणि पाण्याच्या शिवाय माणसं तड़फड़ती। हम राष्ट्रवादी मोहन धारिया को भी आज याद करते हैं, जिनका जन्म 14 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। धारिया 16 साल की छोटी सी उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। 1942 में मोहन धारिया और उनके साथियों ने सशस्त्र हमले के साथ रायगढ़ के महाड़ की तहसील कचहरी पर कब्जा करने की कोशिश की। छापेमारी के दौरान एक सरकारी अधिकारी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद मोहन धारिया भूमिगत हो गए, लेकिन अंततः पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। सजा पूरी करने के बाद उन्होंने जंजीरा रियासत को सिद्दी शासकों से मुक्त करने के लिए लोक सेना संगठन की स्थापना की। आजादी के बाद मोहन धारिया राजनीति में शामिल हो गए और कई बार संसद के लिए चुने गए। वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। आकाशवाणी इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता है। हम राष्ट्रवादी श्यामा चरण शुक्ल को भी याद करते हैं, जिनका निधन 14 फरवरी 2007 को हुआ था। श्यामा चरण स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थे और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजादी के बाद श्यामा चरण राजनीति में आ गए। उन्होंने 1967 में राज्य के सिंचाई मंत्री और 1969, 1975 और 1989 में मुख्यमंत्री का पद संभाला। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 दिन की हैदराबाद यात्रा पर हैं। वे रमंदपुर दूरदर्शन केंद्र भी जाएंगे। श्री ठाकुर आज सवेरे दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में सुबह धुंध छाई रही। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में बादल छा सकते हैं। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, मुजफ्फराबाद और लेह में बादल छाए रहने के आसार हैं। इन स्थानों पर तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे से लेकर 20 डिग्री के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर में इम्फाल, शिलांग, आइजॉल, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहने का अनुमान है। गैंगटोक में आसमान साफ रहेगा, लेकिन बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज मतदान। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, कई दिग्गजों के किस्मत दांव पर। अमर उजाला का कहना है, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 55 सीटों पर आज गन्ना किसान तय करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, आज सत्ता की रेस का सेकंड सीजन। उत्तराखंड की सभी 70 और गोवा की 40 सीटों पर मतदान। जनसत्ता की बड़ी खबर, 40 दिन बाद कोरोना के 50,000 से कम मामले। देश में लगातार 7वें दिन दैनिक संक्रमण की संख्या 1 लाख से कम रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 5G स्पेक्ट्रम नीलामी मई में संभव। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई मार्च तक दे सकता है मंत्रालय को सिफारिश। हिंदुस्तान तैयारी शीर्षक से लिखता है, डॉक्टरी पढ़ने वाला हर छात्र गांव में एक परिवार को लेगा गोद। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक नए प्रस्ताव पर कर रहा है विचार। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हाल में हिमस्खलन में शहीद हुए राइफलमैन अंकेश भारद्वाज के अंतिम संस्कार पर अमर उजाला ने सुर्खी दी है, दूल्हे की तरह विदा किया शहीद बेटा। बैंड बाजे के साथ निकली अंतिम यात्रा। दैनिक जागरण की खबर है, बाइडेन पुतिन की वार्ता के बाद भी यूक्रेन पर युद्ध की आशंका बरकरार। जर्मनी ने भी रूस को दी चेतावनी। कई देशों ने अपने दूतावास कर्मियों को यूक्रेन की राजधानी कीव से हटाना शुरू किया।
लोक सत्य की खबर है, लद्दाख के पेंगोंग इलाके में तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, ला सकते हैं बड़ी तबाही, 27 ग्लेशियरों में आई कमी। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। केरल से आजाद हिंद फौज के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसे अंग्रेजों ने मात्र 26 वर्ष की आयु में फांसी दी थी। ये क्रांतिकारी मलाया में गुप्तचर एजेंट का प्रशिक्षण लेने के बाद 1942 में भारत आए थे ताकि ब्रिटिश योजना और सेनाओं की गतिविधियों की जानकारी ली जा सके। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 सीटों और उत्तराखंड तथा गोवा में विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतदान जारी। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी से बचाव के आवश्यक उपाय किए, मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 सहित 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। कोरोना संक्रमण में गिरावट को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज आज से फिर खुले। देश भर में 172 करोड़ 81 लाख कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में 500 बिस्तर वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC अस्पताल की आधारशिला रखी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।